जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसे कि बात करें, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 10.2 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तो हमने ये सोचा है कि जितने भी हमारे मैथमेटिक्स में चैप्टर हैं, ये 1 से लेके 15 चैप्टर तक हम आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें 15 के 15 चैप्टर का हम पॉसिबिलिटीज ऑब्जेक्टिव करा दें, जिससे अगर जितना भी ऑब्जेक्टिव अगर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, अगर उतना ऑब्जेक्टिव हम लोग बहुत अच्छे से अगर कर लेते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आपको एग्ज़ाम में, यानी आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। और अगर इस ऑब्जेक्टिव को आपको पूरे ध्यान से, पूरे अच्छे अच्छे से समझ के करना होगा। अगर आप कर लेते हैं, मैं फिर से अगेन रिपीट करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, और देखते हैं रियल नंबर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, जो चैप्टर फर्स्ट है। हम्म, चैप्टर हमारा फर्स्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर इसको बोलते हैं। जितने भी पॉसिबिलिटीज ऑब्जेक्टिव है, मैंने हर एक ऑब्जेक्टिव को पिक कर लिया है। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। अगर इस जितने भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया है, उतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्या कह रहा है, भाग लेमा। आप लोग को पता होगा कि विभाजन लेमा, या उसी को हम भाग लेमा कहते हैं, राइट। जो होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें आपके पास क्या कह दिया है कि क्यू इज इक्वल टू जीरो है, तब क्या होगा। तो आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है। विभाजन लेमा क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसमें हमारे पास q इज इक्वल टू 0 दिया है, तो जैसे हम q का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। अब देखिए a बराबर r, ये हमारे पास रिलेशन होगा, इसमें कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है। यानी r इज इक्वल टू 1 के बदले यहाँ पे देना चाहिए a, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का मौसौ 25 और लॉस 50 हो, तो उस संख्या का गुणनफल क्या होगा। साथियों, हम लोग बहुत अच्छे से रियल नंबर में आप सब लोग पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मान लीजिए कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है, उसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, राइट। ये चीज आपको आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसौ, आपके पास मौसौ दिया हुआ है। ओके, यानी आपके पास मौसौ दिया है 25 गुणे लॉसो आपको दिया है 50, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। सिंपल सी बात, ये संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। ओके, और हमारे पास ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सिंपल से दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, उसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, राइट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, मैं वैसा उम्मीद करता हूं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे लिखा नहीं कि कौन ईस्वी में पूछा गया, बस आपके लिए वो मोर देन सफिशियंट है जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया है। तो क्या करें, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, धनात्मक सम पूर्णांक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है। जैसे सम पूर्णांक की बात करेंगे, धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। और वैसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 दिख जाए, वो हमारा सम संख्या होता है। अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो वो हमारे पास, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2q, ये 2q के रूप में होगा। जहाँ पे q क्या होगा, q बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर, ऐसा आप कह सकते हैं। कहाँ से बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर से, यानी कि ये चीज़ समझेंगे।
तो क्यों ऐसा 2 क्यों लेंगे, क्योंकि 2 में अगर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 से करेंगे तो भी 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 होगा, जो हमारे पास निकल के आएगा वो इवेन नंबर यानी कि समपूर्णांक ही निकल के आएगा। अगर यहाँ पे हम 2q+1 लेते हैं, 2q+1 लेंगे तो 2 के जगह पे अगर हम 2 लेते हैं, q के जगह पे +1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4+1 = कितना होगा, 5, जो कि हमारे पास समपूर्णांक नहीं होगा। और 3q में बात करें तो 3q में क्या हो जाएगा, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वो 2q हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 38-25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या होता है। ये दो इसमें ये थोड़ा सा प्रिंट हुआ है। 3 का अधिकतम घात क्या होगा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किसी कोई भी हमारे पास भाज्य संख्या होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को। यानी कहने का मतलब कोई नंबर है हमारे पास 16, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि कौन कौन से नंबर से कटेगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से काटेंगे 2, तो यानी ये हम कह सकते हैं कि 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 4, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 16 का जो है 16 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, लेकिन 2 का कितना घात होगा, 4 होगा। ओके, सेम दैट इसी प्रकार से हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास दिया है यहाँ पे 38-25, और 38-25 को हम उसका अभाज्य गुणनखंड के हमको ये बताना है कि 3 का अधिकतम घात क्या होगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास है 38-25। ओके, अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ से हम 3 से ये आराम से डिवाइड होगा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा। ओके, फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 ऐड होगा, 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ से 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40, 5 टाइम्स में, फिर से 5 टाइम्स में कटेगा, 17 5 जा 85, यानी कि 17 × 5 = 85 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको किसका अधिकतम घात पूछा जा रहा है, 3 का। तो 3 का अधिकतम घात कितना आया है साथियों, 3 × 3, और हमारे पास 5 × 17 आया है। तो 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, क्योंकि 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, इसलिए 3 का अधिकतम घात 2 हो जाएगा और हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, ये क्या कहता है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात, 3 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 का अधिकतम घात कितना होगा, आप आराम से इसको सोल्व करेंगे तो आप अभाज्य गुणनखंड समझ गए, यानी कि उसको गुणनखंड करना, ये हम बचपन से करते आए हैं, बस ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे है। तो सॉरी, 5 से डिवाइड होगा, फाइव से 625 125 में डिवाइड होगा, 5 से फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 5 दूना कितना होगा, 10 होगा, और 2 इसमें गया तो 5 25, फिर से ये कटेगा, 5 25। तो 5 का अधिकतम घात कितना हुआ, 5 × 5 × 5 × 5, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 का अगर 625 को के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा मेरे भाई, तो अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, इसका डी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, 0 किसी पूर्णांक संख्या को विभाजित करता है। बिल्कुल नहीं, विभाजित करने का मतलब भाग देना। अगर हम कोई नंबर 1 ले लेते हैं, उसको अगर हम 0 से भाग करेंगे, हम लोग जानते हैं कि समथिंग अपॉन 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है मैथमेटिक्स के अंदर, यानी कि ये होता है अपरिभाषित। ये चीज हम लोग जानते हैं। यहाँ पे 0 किसी पूर्णांक संख्या को विभाजित करता होगा तो क्या लिखेंगे, नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ये अपरिभाषित होता है, इसलिए ये लिखेंगे कि ये नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दो संख्याओं ए
और 18 का लॉस कितना दिया है, 36 दिया है, तथा मौसौ 2 दिया है, तो ए का मान बोल रहा है निकालने के। देखिए आसान है, जब भी लॉसो और मौसौ की बातें होंगी साथियों, तो वहां पे आपको एक ही बात दिमाग में आना चाहिए। हम लोग क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का जो मौसौ होता है, यानी कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है, यानी वो संख्या को हमने ए और बी माना, वो जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और 18 का लॉसो, यानी कोई संख्या कोई दो संख्या है ए और 18, उसका लॉसो कितना दिया है, 36 दिया है, मौसो कितना दिया है, 2 दिया है, तो ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए। यानी सिंपल सी बात है, लॉसो मौसो दिया है, हम क्या जानते हैं कि लॉसो मौसो यानी यही होगा, तो ए आपको यही रहेगा। बी की जगह पे आपको वैल्यू कितना दिया, 18 दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 36 दिया है, और एचसीएफ आपको 2 दिया है। यहाँ पे इसको हम ए ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से 9 बार में इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल और केवल खुद और एक मतलब खुद से कटता है और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता, यानी कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 होना, सॉरी केवल और केवल 2 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होगा उसको हम भाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ऐसे आप समझ सकते हैं, अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जो 2 खुद से और एक, यानी एक और खुद के अलावा किसी और से विभाज्य नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। अभाज्य संख्या एक होता है भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो जो एक और खुद के अलावा किसी और से, यानी कि जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास, भाज्य संख्या, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य हो, किसी और संख्या से विभाज्य हो। ओके, 1 मिनट 1 मिनट। ये चीज हम लोग जानते हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में। तो अब देखिए जो संख्या एक और, अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करेंगे 2 का, अगर 2 को अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो ये क्या होगा, 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, अगर हम बात करेंगे 3 का, तो 3 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर हम 4 की बात करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और ये 4 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो हमने क्या बोला कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए 2 हमारे पास क्या है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड 1 है, यानी कि 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। ठीक उसी प्रकार 3 का तीन जो विभाज्य हो रहा है 1 से हो रहा है और स्वयं से हो रहा है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कैटेगरी में आएगा। अगर हम बात करेंगे 4 का, तो 4 में क्या हो जाएगा, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, और यानी कि 1 से भी हो रहा है, स्वयं से भी हो रहा है, उसके अलावा भी किसी से हो रहा है, तो वैसी संख्या हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि भाज्य संख्या कहलाएगा। और अगर देखा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे, तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। और हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे मेरे भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 होगा। अभी हम देखें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। और हमसे क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, सोल्यूशन देखेंगे इसका, कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य में 2 होगा, और सबसे छोटी संख्या अभाज्य में 2 होगा और भाज्य में 4 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, 8 होगा, और जो हमारा आंसर नंबर सी होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है दो
क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है। कोई भी दो क्रमिक सम संख्या ले लीजिए, जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल दो क्रमिक बोल रहे हैं लगातार, तो क्रमिक मतलब होता है लगातार। कोई दो लगातार आप सम संख्या लीजिए, उसका एचसीएफ बताना है। तो देख लीजिए हम दो लगातार लेते हैं 2 और 4, आप ऐसे ले सकते हैं 4 और 6, आप ऐसे लिख सकते हैं 8 और 10, आपको जो इच्छा करे आप ले सकते हैं। और आप करके देख लीजिए इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब होता है जो कॉमन, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट होगा और कॉमन होगा दोनों में, यानी कि 2 का अगर हम करते हैं तो क्या होगा 1 × 2 हो जाएगा। ओके, अगर हम 4 का करते हैं तो 1 × 2 × 2 हो जाएगा। ओके, सेम दैट आप यहाँ से भी करके देख लीजिए। 4 का और 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 1। अगर हम 6 का भी करेंगे तो 1 × 2 × क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप 8 और 10 का करके देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा। अगर हम 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि एचसीएफ यहाँ पे भी 2 है। एचसीएफ कितना है 2 है। यहाँ पे भी एचसीएफ कितना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एचसीएफ कितना है मेरे भाई, यहाँ पे भी कितना है 2 है एचसीएफ। यहाँ पे भी आपको एचसीएफ क्या दिख रहा है, एचसीएफ आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। ओके, तो हम क्या सीखे यहाँ से कि दो क्रमिक संख्या, कोई भी दो क्रमिक सम संख्या ले लेंगे उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा तो 2 होगा। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको मैंने एक दो एग्जांपल लेके दिखाया आपको, जिससे आपको समझ में अच्छे से आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 हमको कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। यानी कि हमें क्या करा है कि 2 अंकों की संख्या, हम सब लोगों को पता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो कितना होता है मेरे भाई, वो 10 होता है। ठीक है, और सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगा और बड़ी संख्या कितना होगा 99 होगा। ओके, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर 1 अंकों के पूछा जाएगा तो सबसे छोटी संख्या आपका 1 होगा, बड़ी संख्या 9 होगा। ओके, ये चीज़ तो आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, तो हमको 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी जो 3 से विभाज्य है। तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 अंकों की क्या क्या संख्याएं हो सकती है। आप ये पहले देखो, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे। देखिए मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट हम आंसर पे जाके बता सकते कि कैसे क्या होगा, बट आप समझ लेंगे तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या ये क्या होगा मेरे भाई, ये आपका सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। ओके, अब इसी दोनों के बीच से वैसी संख्या को चूज करना है, वो ऐसी कितनी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए 10 के बाद 11 तो नहीं होगा, हमारा 11 नहीं होगा। 12 2 अंकों की संख्या जो किससे विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा। 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा, 18 होगा। राइट, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 99 जो 3 से डिवाइड होगा। तो हमें ये एक तरह से क्या दिख रहा है, एक एपी दिख रहा है। ओके, आप एपी यानी कि समांतर श्रेणी को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत होगा तो वैसे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो उस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो कंप्लीट वीडियो मैं आप तक प्रोवाइड करवा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपका कमेंट्स आना चाहिए उसके बाद। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक एपी तैयार हो गया। तो यानी हमारे पास क्या होगा, a = 12 हो गया, d = कितना होता है a2 - a1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद होता है। 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा 15 - 12, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास अंतिम पद, इसको हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं, an बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और an हमारे पास 99 दिया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये मैं तरीका दे रहा हूँ आपको। और हम क्या जानते हैं, यहाँ से हमको n निकालना, n निकालने के लिए क्या जानते हैं, an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है। ओके, अब हमारे पास a कितना दिया है 99 दिया है, और a कितना दिया है हमारे पास 12 दिया है, 12 दिया है प्लस n - 1 × d, d कितना दिया है मेरे भाई, d आपको दिया है 3। ओके, अब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 99 - 12 हो जाएगा, 3n - 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 होगा। ओके, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 3n हो जाएगा, माइनस का 3 से ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 = कितना होगा 3n हो जाएगा। और यहाँ से बात करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 30 या 90। ओके, तो n का मान कितना आ गया 30 आ गया। यानी कहने का मतलब
मेरे भाई 2 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी, तो हमारे पास n का मान कितना आया 30 आया, यानी कि क्या हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इन शॉर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, बस इतना ध्यान रखिएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आप लेके थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए, मैं एग्जांपल लेके बताने का प्रयास करूंगा। आप देखिए मैं बात करता हूँ 3 और ये 5, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। इसका अगर हम एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे तो हमको पता है, हम लोग क्या जानते हैं, 1 मिनट, हम लोग क्या जानते हैं अब, जो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और से विभाज्य नहीं होगा। तो 5 भी वैसे होगा 1 इंटू 5। यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, ये चीज आप जानते हैं। कोई और भी एग्जांपल ले लीजिए जो क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए 5 भी क्या होगा 1 और अपने आप से डिवाइड होगा, 7 भी 1 और अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि इसका एचसीएफ भी फिर से कितना हो गया, एचसीएफ हो गया। आप और भी कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं। हम ले लेते हैं 11, जो हमारे पास क्या है, ये अभाज्य संख्या है, और ये 13 आप लेके देख लो ना मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा, 11 का 1 इंटू 11 हो जाएगा, 13 का कितना होगा 1 इंटू 13 हो जाएगा। एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास 1 आ गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल से। तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ आप याद रख लेंगे कि क्या होगा 1 होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 12 की ओर। क्या बोल रहा है, 65 तथा 117 का एचसीएफ आपको इतना दिया हुआ है, ओके, के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, भले ही हम यहाँ पे कौन सी ईस्वी में पूछा गया वो हमने नहीं लिखा है। कल से जब हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे आप लोगों के लिए पोलिनोमियल के ऊपर, उसमें हम जरूर मेंशन करेंगे इन चीज़ों को जरूर मेंशन करेंगे कि कौन क्वेश्चन कौन ईस्वी में पूछा गया। इससे हम लोग के माइंड में ज़्यादा हम ये चीज़ें क्लिक करता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे अच्छे से देखना चाहिए। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि 65 और 117 का एचसीएफ आपके पास 65m माइनस कितना दिया है 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चंस को। 65 तथा 117 का एचसीएफ। ओके, यानी कि ये क्या है, दो संख्या है। ओके, और इसका एचसीएफ कितना दिया है, और 65m माइनस ये, तो m का मान निकालना। चलिए देखते हैं। 65, ठीक है, 117 इज इक्व टू 65m माइनस 117। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आसान है मेरे भाई। अच्छा चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे लिख देते 65 इंटू 117। ओके, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस यानी प्लस हो जाएगा 117 इज इक्व टू 65m हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 117 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंचे 35, 3 5 एकन 5 और 3 8, 5 एकन 5, 6 छके 42, 4 6 इकाई 6, 4 10, 1 6 एकन 6 1 7, 5 10 6 7, कितना हो जाएगा 7605 प्लस का 117 इज इक्व टू 65n, यानी m। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 2 ये हो जाएगा इज इक्व टू 65 हो जाएगा बराबर m। अब इसको सॉल्व करेंगे, 65 थोड़ा सा मिस लग रहा है, 1 मिनट। हाँ तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट,
रुकिए, इसको थोड़ा सा दूसरा तरीका से बनाते हैं, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। हम्म, 65 और 117 का HCF कितना दिया है आपको? इस दोनों का HCF, इसका और इसका HCF जो है ये दिया हुआ है, ओके, कि बराबर है इसका और, यानी कि 65 तथा 117 का HCF इसके रूप में है। तो M का मान क्या होगा? यानी इसका और इसका हम अगर HCF निकाल लेते हैं, थोड़ा सा दूसरा मेथड से करते हैं, समझते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। क्या करेंगे हम? 65 और 117 का HCF निकालेंगे, यानी कि 65 और 117 का अगर हम HCF निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका HCF इसके बराबर दिया हुआ है ना, इसके रूप में है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। 65 दूना 130 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में, एक बार में कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। फिर से हम इसको लगाएंगे, नॉर्मली क्या हो जाएगा? 65 है, 3 1 13, और यहाँ से क्या कर देंगे? 52 कट जाएगा, 13 चौका 52। ओके, तो यहाँ हमारे पास HCF कितना आ गया? 13 आ गया। देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये तरीका ले लेते, वो तरीका थोड़ा सा लेंदी जा रहा था, इसलिए मैंने ये प्रोसेस से लेके कोशिश किया। 65 तथा 117 का HCF इसके रूप में है, तो हम क्या करेंगे? इस दोनों का HCF निकाल लेते हैं और इसको इसके बराबर कर देते हैं। 13 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 65M-117, यानी 117। जब इसको हम इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 13, 13 प्लस का 117 बराबर 65M हो जाएगा। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 117 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और इस यहाँ पे हम 65M कर देंगे, तो M इज इक्वल टू कितना होगा? 130/65, और 65 दूना कितना होता है? 130 होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, ये आपको पहले कह दिया था कि 65 तथा 117 का HCF इसके रूप में है, यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इस दोनों का HCF हम निकालेंगे जो इसके बराबर होगा। ओके, और वहां से हमारा M का मान निकल जाएगा। आसान था, थोड़ा सा हम उसको हम बड़ा कर रहे थे, बाकी वहां से भी हमारा आंसर निकलता, ऐसा नहीं था कि नहीं निकलता, बाकी ये आसान हमारे लिए है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यदि A और B का अभाज्य गुणनखंड है, यदि A और B अभाज्य गुणनखंड है तो A और B का LCM होगा। अब सोच रहे अभाज्य गुणनखंड है तो LCM होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, एलसीएम क्या होता है? किसी भी दो संख्या का अभाज्य, उसका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? A × B होता है। इसका तो आंसर सामने है, ये क्या हो जाएगा? A गुने B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? एक शून्य अशून्य परमेय और परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अशून्य का मतलब यानी जो परमेय संख्या होगा वो शून्य परमेय नहीं, अशून्य परमेय संख्या का मतलब जो शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसा समझ लीजिए ना कि कोई परमेय संख्या है, एक और परमेय संख्या, और हमको पता है कि परमेय, परमेय इनटू अपरमेय, आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे कि परमेय को जब हम अपरमेय से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। ओके, तो ये चीज़ को आप ध्यान भी रखेंगे वैसे, कि परमेय इंटू अपरमेय क्या होता है? अपरमेय होता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमेशा क्या होगा? अपरमेय होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का गुणनफल आपको इतना दिया है, इसका HCF ये दिया, तो LCM क्या होगा? सिंपल सी बात है मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A × B बराबर, हम लोग क्या जानते हैं? जब भी HCF LCM का सवाल आएगा तो बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके LCM, और HCF के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, 8670 दिया है, इज इक्वल टू इसका HCF, LCM पूछा जा रहा है, और LCM आपको पूछा ही जा रहा है, और यहाँ पे HCF दिया है 17, तो कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाएगा? LCM बराबर क्या हो जाएगा? 8670 बट्टा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ओके, जब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास LCM निकल के आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? सिंपल सी बात है भाई, 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्याएं होंगी ये आपको बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी AP का ही रूल लगेगा, 0 से लेके 50 के बीच में, और आपको पता होना चाहिए। क्या हो गया भाई? 1 मिनट।
शायद लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, तो चार्ज में लगा लेते हैं इसलिए ऑफ हो। हाँ तो चलिए देखते हैं। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, उसी को चार्ज में लगा दिए, पता नहीं था कि डिस्चार्ज है। चलिए हाँ, क्वेश्चन देख रहे थे 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्याएं होंगे। देख लीजिए भाई, विषम संख्या की बात करें तो फर्स्ट विषम संख्या क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। 1 हो गया, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे करके डॉट डॉट करके 50 के 50 से पहले क्या होगा 49, क्या हो जाएगा 49, जो क्या होगा विषम संख्या होगा। यानी हमारे पास क्या क्या विषम संख्या निकल के आया, 1 3 5 7 डॉट 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 49, यानी कि लास्ट टर्म यही हो जाएगा हमारे पास। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एक ये क्या तैयार हो रहा है, एक एपी तैयार हो रहा है। ओके, और इस तरह से ही इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो ए हमारे पास 1 हो गया, डी हमारे पास कितना हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये लास्ट टर्म दिया है यानी ए एन दिया है, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, ए एन आपको 49 दिया है, और यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा एन, यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स निकल जाएंगे कि ये दोनों यानी 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्याएं होंगी वो आपको निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसमें टिक करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन आप आपके पास 17 लेके आए हैं, अब इस बार 0 और 100 के बीच विषम संख्या बोल रहा है, तो वैसे सेम क्वेश्चन पहले जैसा यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे आप उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था ना, 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 6x के पावर 4 तथा 12xy का एचसीएफ क्या होगा। सिंपल भाई, आपको पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है, उसका दो संख्या, जैसे हम बात करें 4 है और यहाँ पे 8 है, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे किसका इफेक्ट मतलब आभास गुणनखंड करेंगे तो 2 2 जा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको पता होना चाहिए आभास गुण मतलब एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको हम लेते हैं, तो दो दोनों में है, ये दो भी दोनों में है, ये दो यहाँ पे है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा दो बार, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा आपका 2 × 2, क्योंकि दो बार यानी कि 2 कॉमन आया है, ये भी 2 कॉमन आया है, इसलिए हम जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसी को हम एचसीएफ में लेते हैं। सेम काम यहाँ पे भी करना है। ओके, चलिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था, और सेम क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, 6x के पावर 4 y, और यहाँ पे क्या दिया 12xy। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x को 4 टाइम्स लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। सेम टाइम इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 6, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 2, क्योंकि 6 कॉमन हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी हम 6 रहने देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 इसमें भी दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, ये x भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन दिख रहा है, और हमको पता है कि कॉमन वाला पार्ट एचसीएफ होता है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा 6xy हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 भी, इसे हमें समझना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, अब ये कल से ये गलतियां नहीं होंगी, जो मैं जो क्वेश्चन जिस ईस्वी में पूछा गया रहेगा मैं पहले ले लिया ईस्वी लिख दिया करूंगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 14 गुना है, यानी ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 14 गुना है। देखते हैं क्या कह रहा है, इसका बनाना पड़ेगा एलसीएम, और यहाँ हम एचसीएफ लिख देते हैं। क्या कह रहा है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। कौन है, एलसीएम 14 गुना है। ओके, तो एचसीएफ में हमको 14 से गुना करना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या मानते, माना कि एलसीएम एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम को हमने एक्स माना, तो क्या बोल रहा है कि एचसीएफ का 14 गुना एलसीएम है, तो क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई हमको एचसीएफ में करना पड़ेगा, तो 14x ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। ये हम इक्वेशन जैसे इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, यानी अगर हम एलसीएम को x मानेंगे और ये 14 गुना है एचसीएफ का, तो ये क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, तब हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। ओके, अब कह रहा है गुना है तो एलसीएम और एचसीएफ का योग, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 दिया है, तो एलसीएम कितना है हमारे पास x प्लस एचसीएफ कितना दिया है 14x, इसका जो सम दिया है वो कितना दिया है 600 दिया है। तो यदि हाँ ये कह रहा है यदि एक संख्या कितना दिया है, हाँ एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होंगी, देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको x का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x इज इक्व टू 600 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्व टू कितना होगा 600 अपॉन का 15 हो जाएगा।
40, इसका x का वैल्यू कितना हो गया 40 निकल के आया। ओके, यानी कि 40 निकल के आएगा। इससे हमें एलसीएम और एचसीएफ पता चलेगा। यानी कि एलसीएम हमारे पास 40 हो गया और एचसीएफ कितना हो जाएगा 14 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 560। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा आई होप। अब हमको क्या करना है, अब दोनों को हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम 14 दिया है, यानी कि सॉरी दो संख्याओं का एलसीएम, यानी एलसीएम आपको दिया हुआ है कितना, एचसीएफ की बात करेंगे पहले। एचसीएफ आपको 560 दिया है, इंटू एलसीएम आपके पास कितना दिया 40 दिया है, और उसमें एक संख्या 280 दिया है, 280। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या नहीं पता है तो हमने बी मान लिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी इज इक्वल टू कितना होगा 560 इंटू 40 अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पे 280। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 28 दूना 56 20। तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा 20 चौक 80, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अगेन रिपीट करता हूँ। बोले दो संख्याओं का एलसीएम, यानी कि कोई दो संख्या उसका एलसीएम जो है उसके एचसीएफ से 14 गुना है। हमको एलसीएम एचसीएफ पता नहीं, हम इसलिए एलसीएम को एक्स माना, तो एचसीएफ 14x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम 14 गुना है तो कहीं ना कहीं एचसीएफ में 14 से गुना करना पड़ेगा। बोल रहा है उसका योग, तो यानी कि हमने दोनों को क्या कर दिया, यानी कि सम कर दिया। यहाँ पे सम किया, वो दिया है 600। तो हमको बोल रहा है कि यदि एक संख्या, यहाँ से हमने x निकाल लिया तो हमको क्या पता चला, एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। अब हम क्या जानते हैं, a गुने बी इज इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हम रूल पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, पढ़ते आ रहे हैं। तो ये रूल हमने यहाँ लगाया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक संख्या दिया था तो दूसरा संख्या यहाँ से निकाल दिया। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस आप ये देखिए इसमें से कौन सा, जैसे अगर हम ये ट्राई करना होगा 3600 यहाँ पे है हमारे पास, और अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है कौन कौन। ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारे पास है कौन कौन, तो 16 है, 1600 है, और हमारे पास 3000 है। अब ये दोनों में चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कौन होगा। तो एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, 16 से हमारे पास 1600 डिवाइड हो जाएगा, ये 20 भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें 1600 को 20 से, अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 12, 400, 3 से 200 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से विभाजित होगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये भी इसका आंसर, यानी 4, यानी ये जो है 600 जो है, क्योंकि सबसे पहले तो 1200 और 2400 तो ये हमारा पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ओके, अब हमको बोल रहा है कि जो ये तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए वैसी छोटी संख्या हमको बताना है। अब देखिए 1600 जो है वो 16 से और 20 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन 24 से विभाजित नहीं हो रहा, तो यानी ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो 3600 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या करे, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। हमको पता है कि संख्या रेखा ये है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसका मिड पॉइंट 0 होता है, ये सारा पॉजिटिव नंबर होता है, और पॉजिटिव नंबर में यानी सब इधर प्लस वाला नंबर होता है, इसको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। धनात्मक यानी इधर ऋणात्मक वाला संख्या होता है, इस पर हम रियल नंबर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, एक वास्तविक संख्या को दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, ये सब इसमें कंबाइनिंग होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ओके, ये आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। नंबर लाइन पर हम किसको दिखाते हैं, रियल नंबर को एक्चुअली दिखाते हैं, क्योंकि एक नंबर लाइन कहने का मतलब उसमें अपरमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं, एक परमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं, एक प्राकृतिक संख्या को भी दिखा सकते हैं। ये सब किस में आता है, एक वास्तविक संख्या में आता है, तो ये वास्तविक संख्या को भी हम दिखा सकते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए x के पावर 1, x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 हो तो n निश्चित रूप से होगा। इसमें निश्चित रूप से आपका क्या होगा, ये याद रख लेना है। इस क्वेश्चन को एक विषम पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कम हम ये बोल देते, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है x के पावर n+1 का एक गुणांक अगर x+1 है तो n एक निश्चित रूप से क्या होगा, बस ये चीज़ को ध्यान ही रख लीजिए, क्या होगा, एक विषम पूर्णांक संख्या होगा। इसमें आपको रट ही लेना इस क्वेश्चन को। चलिए, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे
का तकनीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो यूक्लिड विभाजन लगता है वो एचसीएफ के लिए लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि n एक प्राकृतिक संख्या होगा तो रूट n क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, n हमारे पास प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो आप लेके देख लो ना भाई। एक बार अगर हम 1 ले लेंगे तो ये बाहर निकल के 1 हो जाएगा, अगर हम 2 लेते हैं तो ये रूट 2 ही होगा, अगर हम 3 लेते हैं तो रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, अगर हम रूट 4 ले लेते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमको पता है ये हमारे पास क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में, ये हमारे पास परमेय हो जाएगा, ये हमारे पास अपरमेय होगा। तो ये परमेय होगा नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि परमेय ही नहीं होगा, परमेय की जगह अपरमेय भी निकलता है इसका। रूट n का वैल्यू क्या, क्योंकि n बोल दिया एक प्राकृतिक संख्या, तो हमने एक एक करके रख के देखा रूट के अंदर, तो हमें परमेय और अपरमेय दोनों मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कभी परमेय संख्या तो कभी अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका सी इज द राइट आंसर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या लिखने के लिए, यानी कि क्वेश्चन क्या है, समझेंगे। 2 और 2.5 यानी कि 2 और 2.5 के बीच की अपरमय संख्या को लिखने के लिए। अब देखिए 12 यहाँ पे क्या दिया है, आपके पास दिया है 12.5 दिया है, नेक्स्ट दिया है 22.5। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद दिया है 5, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है रूट 11। अब देखिए ये चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक तरह से वर्गमूल होता है, आप करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जब हम 12.5 को अगर हम इसका वर्गमूल करते हैं तो सिंपल सी बात है 3 तिया 9, ये तो पहले से ही 3 से, यानी कि 3 तिया 9 3 हो रहा है, यानी 2.2 और 2.5 से बाहर जा रहा है, यानी ये तो होगा ही नहीं। 12 है ना, हाँ ठीक। उसी प्रकार जब 12 नहीं हो तो 22 कहाँ से होगा। अगर हम 11 की बात करेंगे, 11 को देखते हैं 2 से कितना से होगा, 3 तिया 9, ये भी होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रूट 5 बचा है। रूट 5 को अगर आप करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए यानी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो रहा होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में खुल के मैसेज करेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को बस अपने तक नहीं दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ रियल नंबर के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। 15 के 15 चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, और पूरे विश्वास के साथ कराऊंगा कि अगर आप इस पूरे ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। जब आप मैथ्स का पेपर दे के आएंगे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर आप जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए थे, हर एक ऑब्जेक्टिव हमें एग्जाम में पूछा गया था और मैंने एक एक ऑब्जेक्टिव को सोल्व किया, ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को करेंगे। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, बस को ध्यान हमेशा रख लीजिए, 1 ही होगा। ओके, 2 अभाज्य संख्या बोले या 2 से अधिक बोले, क्योंकि आप देख लो ना मेरे भाई, अगर इसको समझना होगा एग्जाम्पल से तो समझ सकते हैं। 3 5 मैं 7 ले लिया, इसका भी होगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 5 क्या होगा, 1 इंटू 7, क्योंकि अभाज्य मतलब जो खुद और एक से कटे, तो देख लीजिए खुद से कटेगा वो तो अलग अलग होगा, यानी कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के ऊपर। क्या कर रहा है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। चलिए समझते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए विभाजन वाला रूल लग रहा है, और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल शेष। ओके, अब क्या बोल रहा है कि इसको, यानी कि हमको पता है 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, यानी आपको पता होना चाहिए कि 278 क्या हो गया मेरा, 278 क्या हो गया, भाज्य हो गया, किस संख्या से विभाजित, यानी किस संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि भाजक आपको गायब है यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, बस हो गया। यहाँ पे भागफल कितना दिया है, 12 दिया है। ओके, शेषफल कितना दिया है, प्लस का शेषफल लिखेंगे। ओके, शेषफल कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 278 प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भाजक गुणे 12 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 276 हो जाएगा, इज इक्वल टू भाजक गुणे 12। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भाजक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि कौन सी संख्या से भाग करेंगे वो निकालने के लिए 276 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, 3 इसमें 12 3 36, यानी कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, परमेय संख्या 43 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों तक रुक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने स्थानों तक रुक जाएगा, ये चीज़ आपको बताने के लिए देखिए यहाँ पे कितना दिया है,
20 43 दिया है क्या? हाँ 43 है, जो भी है। यहाँ पे देखते हैं कितने स्थानों तक रुकेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 के पावर कितना दी है, 2 के पावर 4 दी है, और यहाँ पे 5 के पावर 3। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि 2 के पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे 5 × 5 × 5 समझेंगे। यहाँ पे ये दोनों मिला के आपको 10 दे देगा, समझेंगे यहाँ पे। यानी इसको हम थोड़ा सा यहीं पे बनाने का प्रयास करते हैं। यानी 2 × 2 × 2 × 2 इसके बाद इंटू करेंगे 5 × 5 × 5। ओके, अब देखिए ये 5 और ये 2, ये 5 दे देगा आपको 10, ये देगा वही, ये भी वैसे ही करके देगा। यानी आपके पास क्या बच गया, और ये आपके पास सिंपल सी 2 बच गया। यानी इसको क्या लिखेंगे, 43 अपॉन, यानी कि कितना होगा 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। ये 2 और ये 5 एगो 10 देगा, ये 2 और ये 5 एगो 10 देगा, ये 2 और एगो 5 ये कितना देगा, एगो 10 देगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज हम इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। 43 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 आए 2, 21.5, 43 है ना। हाँ ठीक, कितना हो जाएगा 21.5 अपॉन कितना हो जाएगा 3 गो 0, यानी 10 10 10, यानी 3 गो हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और 0 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 15, और इसके बाद कितना हो गया 4, 4 0 नीचे हो गया। तो कहीं ना कहीं 0 को हटाएंगे तो ऊपर में कितने अंक के पास 0 जाएगा, तो 4 अंक, 1 2 3, एक और 0 देंगे यहाँ पे आएगा। ओके, यानी कितना हो गया 0.0215। आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंट के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4, तो कितने अंक के बाद लगा है, 4 अंक के बाद। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है 0.23 को परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। 17 में पूछा गया, सिंपल सी बात है, बस इसके लिए ट्रिक आपको ये ध्यान रखना 0.23, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको ये ध्यान रेकरिंग लगा है तो ये चीज ध्यान रखना 23। ओके, जितना पर रेकरिंग लगा है उतना 9 दे दीजिए। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि इससे पीछे अगर कोई संख्या बचा होगा तो अगर रेकरिंग नहीं लगा तो 0 दे देंगे। तो यानी वैसे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेकरिंग जितना लगा है उतना मैंने 9 दिया, यानी 23 अपॉन कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखिए इसको, इसके ऊपर हम और भी हम 2-4 क्वेश्चंस करा देते ताकि आपका ये डॉट क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 0.232 और 2 इसके ऊपर रेकरिंग दे देगा, तो कुछ नहीं करना, लिखने टोटल जो दिया उसको लिख दीजिए 232। आप क्या करना, जितना के ऊपर रेकरिंग लगा उतना 9 दे दीजिए, और जितना के ऊपर 0 पॉइंट के बाद की बात करेंगे, अगर पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या ऐसा है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा उतना 0 दे देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 2.323 दिया है, इसके ऐसे करके रेकरिंग दिया है तो पूरा नंबर पहले लिख लीजिए। ओके, लेकिन इससे पहले एक चीज और देखेंगे कि जितना नंबर था उसको लिख दीजिए, और माइनस करना है कौन नंबर, जो जिस नंबर पर रेकरिंग नहीं लगा है। ओके, फिर जाके हम क्या करेंगे, जितना पर रेकरिंग लगा उतना 9 देंगे, जो बचा हुआ नंबर दशमलव के बाद बचा उतना 0 दे देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वैसे करने वाले हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितना है 23। ओके, अब क्या करेंगे, बट्टा क्या करेंगे, जितना पर रेकरिंग लगा उतना 9 दे दीजिए, उसके बाद जितना पर रेकरिंग नहीं लगा उतना 0। तो ये काम आप दशमलव के बाद वाला में करेंगे, दशमलव से पहले वाला को नहीं काउंट किया जाता है। ओके, तो हमारे पास दशमलव से पहले वाला एक ही अंक है तो एगो 0 दे देंगे। और एक चीज देखिएगा, जितना टोटल नंबर को आपने लिखा उसके बाद माइनस करना है वो नंबर जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है, तो उस टाइम में हम सबको मेंशन करेंगे दशमलव से पहले दशमलव के बाद वाला वो नंबर जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है, यानी कि 23। आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है 23 है, कुछ माइनस करने वाला है ही नहीं क्योंकि उससे पहले कुछ नंबर है ही नहीं, और नीचे 2 नंबर पर रेकरिंग लगा है तो 2 को क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, 30 ऊपर। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया, चलो इसको करके देखते हैं क्या दिया है। ये थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ देना चाहिए 23.43 दिया है। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अभी हमने आपको बताया था, अच्छा है क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर रेकरिंग दिया है तो हमने आपको सिखाया जितना टोटल नंबर दिया उसको टोटल नंबर को लिखिए, 23 43 ये दिया है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उस नंबर को माइनस करेंगे जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा है, तो 23 है। ओके, 23 मैंने दे दिया। अब क्या करेंगे, जितना ऊपर में करेंगे, जितने के ऊपर में रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9 देंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कितने
कौन सा नंबर, दशमलव के बाद कोई ऐसा नंबर भी बचा जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम इधर वाला को काउंट नहीं करेंगे, इधर वाले को सिर्फ अंश में हम काउंट करेंगे कि जितना आप टोटल लिखेंगे, जितना पर रेकरिंग नहीं लगा रहेगा उसको माइनस करेंगे। ओके, अब नीचे में हम क्या करते हैं कि जितने पे रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9 लिखते हैं। पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा नंबर जिस पे रेकरिंग नहीं लगा रहता है उसके लिए हम 0 यूज करते हैं। ओके, लेकिन ऐसा तो कुछ नंबर नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 में से 2 यानी ऐसा हो जाएगा, और बचेगा क्या 23। 23 20 बट्टा कितना हो जाएगा 99। अब देखिए आंसर कहाँ पे है, 23 20 बट्टा 99 यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का लॉसो इनके मौसों का क्या होता है, दो संख्याओं का लॉसो और मौसो इनके क्या होता है, यानी कि दो संख्या गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि यही होता है ना दो संख्याओं का गुणनफल, उसके मौसो और लॉसो के बराबर होता है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, लॉसो लॉसो गुने मौसो हो जाएगा, यानी ए गुने बी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परमेय संख्या हो सकती है। तो आज के बाद इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि दो परमेय संख्या के बीच सिर्फ एक ही नहीं, अनंत हम अपरमेय संख्या यानी अनंत हम क्या कर सकते हैं, परमेय संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ए इक्वल टू 2 के पावर 3 बी गुने बी दिया है, बी इक्वल टू ये दिया है, और c बराबर 3n गुने 5 दिया है। तो बोल रहा है ABC का एलसीएम ये है, तो n का मान क्या होगा। समझेंगे अच्छे से क्वेश्चंस को। a बराबर हमको दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3, ठीक है। b बराबर कितना दिया है 2 गुने 3, c कितना दिया है 3 के पावर n गुने 5। ओके, अब इसका एलसीएम भी आपको दे रखा है। आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है, वो संख्या जो हम, अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, एलसीएम क्या होता है, हम उस संख्या को लेते हैं जिसका अधिकतम घात होता है, यानी कहने का मतलब 2 के पावर मैक्सिमम कितना है 3 है, तो हम 3 वाला लेंगे। यहाँ पे एक ही है तो ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, अधिकतम घात लेते हैं, ठीक है। गुने, अब हम 3 का, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 वाला ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये n, अब हमको पता नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा 3 के पावर n ही रहने देते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हो सकता है कि n कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे 5 एक ही टाइम है तो 5 को लिख देंगे। ओके, अब ये ऐसा होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि n का मान ज़्यादा होते 2 हो जाता तो हम क्या लेते, यहाँ पे 2 वाला वैल्यू लेते। ओके, तो ये चीज़ होता है एलसीएम में। ओके, 1 मिनट, तो ये बात आप समझने का प्रयास करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना दिया है मेरे भाई, वो दिया है 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 5 दिया है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे खुद से आप चीज़ों को रिलेट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एलसीएम 2 के पावर 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, यहाँ पे 3 के पावर n दिया हुआ है, 1 1 ये नहीं होगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा 3 के पावर, यहाँ पे n दिया है, यहाँ पे 3 के पावर 2, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि a बराबर आपको 2 के पावर 3 गुने 3 इंटू 5 और b का मान ये दिया, तब लॉसो इतना होगा। आप आराम से इसका लॉसो निकाल देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपसे बनेगा। कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए, a का मान कितना दिया है 2 के पावर 3 गुने 5, और b कितना दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। अब देखिए आपको पता है इसका एलसीएम कितना होगा, ये दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 के पावर 3, यहाँ पे 2 के पावर 4, तो हम क्या लेंगे 2 के पावर 4 को लेंगे, ठीक है, 2 के पावर 4। उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5, एक ही 5 है, ले लो मेरे भाई, एक 5 ले लो, यहाँ पे एक 3 एक 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस इतना ही तक क्वेश्चन था मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं पे भी आपको डाउट होता है मेरे भाई तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज करेंगे, मैं ज़रूर उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हो सके तो मैं फिर से वीडियो बना के आप लोगों के लिए तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने तक न रखें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो हम फिर आपको कल के क्लास में मिलेंगे। कल हम एक नए सेशन को लेके आएंगे मैथमेटिक्स में, एक नए चैप्टर पोलिनोमियल, उसमें कुछ बेसिक को भी देखेंगे। उसके बाद हम ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें बता दूं, अगर आपको कोई चैप्टर में अगर कोई डाउट हो, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज
कोशिश करेंगे कि नहीं सर हमें मैथ में इस टॉपिक में डाउट है, इस टॉपिक लोग को लेके हमें दिक्कतें आ रही है, आप इस वीडियो का इस चैप्टर का वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आपका सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में मैसेज होना चाहिए। ओके, तो ये बात मेरे तरफ से एक छोटा सा संदेश था आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।